Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the next class. आज हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। हमने होम्योस्टैसिस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें होम्योस्टैसिस की हमने 3 चीज़ें देखनी थी इस चैप्टर में। एक जो ऑस्मो रेगुलेशन था, उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन था, एक्सक्रीशन था। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। जो नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर रेगुलेट कैसे हो रहा होता है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। सो आउटलाइन आपके सामने है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि थर्मो रेगुलेशन जो होती है वो क्या होती है। टेम्परेचर हाई हो जाए तो प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और लो हो जाए तो प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या क्या ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जो उनको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के काबिल बना रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, यानी कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो प्लांट्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स काज करता है और उसकी क्या एडेप्टेशंस हैं प्लांट्स के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्ट्स हैं हाई टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर हाई होगा तो कॉमनली आप सबको पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है एंजाइम्स वाला चैप्टर। पहली चीज़ कि एंजाइम्स जो हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो उनकी बेस्ट एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। अब टेम्परेचर जब राइज़ होगा तो ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। एंजाइम्स डीनेचर होंगे तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा प्लांट्स का एंड एवेंचुअली डेथ हो जाएगी प्लांट की। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन ऑब्वियसली होगी एंजाइम्स अगर डीनेचर होंगे, एंड पोटेंशियल प्लांट डेथ के प्लांट्स की अल्टीमेटली जो फाइनली डेथ हो जाएगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन प्लांट। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं उनके हाई टेम्परेचर पे, वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सो प्लांट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सबसे पहले है एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। टेम्परेचर हाई होगा तो आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होने लग जाती है। ट्रांसपायरेशन होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट काज करता है। आपने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर एवेपोरेट होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट काज कर रहा होता है, जिससे प्लांट्स की बॉडी का टेम्परेचर किसी हद तक मेंटेन रहता है। दूसरा है स्टोमेटा को क्लोज़ कर, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना तो वो स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं। क्यों क्लोज़ करते हैं? क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वाटर लॉस होता रहेगा और उससे भी डेथ हो सकती है प्लांट की। तो प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं। अब स्टोमेटा जब क्लोज़ होंगे तो उससे फिर बाकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हाई होता है तो वो प्लांट्स की डेथ की तरफ ही लेके जा रहा होता है। ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, या सॉरी बल्कि पढ़नी है आपने, या सेकंड ईयर के अंदर भी मज़ीद डिटेल में प्लांट्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये होते हैं हाई टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स प्लांट्स के ऊपर। अब है एडेप्टेशंस। ठीक है, हमने रिस्पॉन्सेस भी देख लिया कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स हाई टेम्परेचर को। उसके अलावा उनकी जो एडेप्टेशंस हैं जो उनको हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करवाती हैं वो क्या है। सबसे पहले है हीट स्ट्रेस एडेप्टेशंस में हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं या जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनको डीनेचर होने से बचा रही होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं बाकी उनको डीनेचर होने से बचाती हैं, जो हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन शॉर्ट में भी ये वाला आता रहता है कि एचएसपीज़ अब्रीविएशन आ चुकी है 1-2 दफ़ा। एचएसपी की हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं उनके बारे में बताएं। तो हीट शॉक प्रोटीन स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स हैं जो एक तरह की एडेप्टेशन है प्लांट्स की हाई टेम्परेचर को टैकल करने की, और एंजाइम्स और बाकी प्रोटीन्स को डीनेचर होने से ये प्रिवेंट करती है। उसके अलावा जो प्लांट टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो गर्म इलाकों के प्लांट्स होते हैं आप कह सकते हैं, उनके अंदर ये जो प्रोटीन होती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होती है ताकि वो हाई टेम्परेचर को टैकल कर सकें। सो ये था हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के हमने देखे प्रॉब्लम्स, उसके अलावा प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और प्लांट्स के पास क्या स्ट्रेटजीज़ या एडेप्टेशन होती हैं। तो एक ही मेजर एडेप्टेशन यहाँ पे डिस्कस हुई थी, हीट शॉक प्रोटीन्स।
उसके बाद लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पहले हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है उसका प्लांट्स के ऊपर। फिर हम देखेंगे प्लांट्स की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं उसको टैकल करने की। सबसे पहले है इफ़ेक्ट्स। टेम्परेचर अगर लो होता है तो आपने पढ़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है? दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर टेम्परेचर लो होगा तो लिपिड्स क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होंगी तो वैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड इन नेचर होती है, लेकिन जब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे तो वो क्या होने लग जाएगी? सॉलिडिफाई होने लग जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्ट जो होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसके ऊपर, और ओवरऑल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। एंड प्रोटीन्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है लो टेम्परेचर होने की वजह से। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो प्लांट्स को फेस करना पड़ते हैं अगर टेम्परेचर लो हो जाता है। अब उनके पास फिर स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए? तो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी दो तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए। एक कोल्ड टेम्परेचर होता है जो ग्रेजुअली लो होता है। मतलब हम आपने देखा होगा कि अगर हम अपने एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे नहीं होता कि यकदम सर्दियाँ आ जाती हैं। ठीक है, अगस्त गुजरेगा, सितंबर होता है, सितंबर के एंड पे जो है या अक्टूबर में अब जाते हैं तो टेम्परेचर जो है ना वो ऐसा ऐसा कूल होने लग जाता है। फिर दिसंबर में जाकर ना अच्छी खासी सर्दियाँ पड़ना शुरू होती हैं। मतलब एकदम से गर्मियों से सर्दियाँ नहीं आ जाती, तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन होता है उस एरिया का। एक ये कंडीशन है। एक है कि टेम्परेचर जब अचानक से किसी एरिया का बहुत ज़्यादा लो हो गया है, यानी कि हमारा तो इतना ज़्यादा लो नहीं होता है, टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है। कुछ एरियाज़ हैं जिनका टेम्परेचर फ्रीजिंग में चला जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, तो उसके लिए भी प्लांट्स के पास अडेप्टेशन है। तो मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पे डिस्कस हुए, एक फ्रीजिंग टेम्परेचर और जो ये ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर है। अब इन दोनों कंडीशंस के लिए प्लांट्स के पास अडेप्टेशंस डिफरेंट है। अब अगर हम पहले बात करेंगे कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है अगर टेम्परेचर, तो उसको प्लांट्स कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर अनसैचुरेटेड अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने सेल मेम्ब्रेन का देखा था ना कि अगर जो टेम्परेचर लो होगा तो क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं जो लिपिड्स होते हैं। अब क्रिस्टलाइज आपने पढ़ा हुआ है, दो तरह के फैटी एसिड पढ़े हुए हैं आपने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि अगर हम ऑयल जो है उसको फ्रिज में भी रख देते हैं तो माइनस टेम्परेचर पे भी वो सॉलिडिफाई नहीं होता है। तो प्लांट्स क्या करने लग जाते हैं, यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं प्लांट्स कि वो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको रिप्लेस करके या उनकी जगह पर वो ऐड करना शुरू कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बेशक डिक्रीज़ होता भी जाए, इवन माइनस में भी चला जाता है ना, तो फिर भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो चीज़ है, ये जो अडेप्टेशन है, इसको टाइम चाहिए होता है। जैसे हमने बात की ना कि ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो ऐड करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से फिर वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं लो टेम्परेचर के हार्म से। दूसरी अगर हम बात करें फ्रीजिंग स्ट्रेस की, फ्रीजिंग टेम्परेचर की, तो अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, आप ज़ाहिर सी बात है आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स के सेल है तो उसके अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 90% के राउंड अबाउट वाटर मौजूद होता है। 90 के राउंड अबाउट ही होता है, एग्जैक्ट फिगर सॉरी मेरी माइंड से स्किप हो गया। तो इतना ज़्यादा वाटर मौजूद होता है। अब अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग में चला जाए तो क्या होगा? आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। जब आइस क्रिस्टल्स बनेगी तो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, वो आइस क्रिस्टल ऑर्गेनेलीज को भी रप्चर कर देंगी, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकती हैं, पूरे का पूरे सेल की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो अब इससे बचने के लिए प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशंस होंगी? आपने वैसे शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो कि ये आपकी बुक उसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री की बुक में भी। इसके अलावा आपने शायद आप में से कुछ को पता हो कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, टेम्परेचर माइनस में जाता है। अब उन एरियाज़ में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी जो रेडिएटर्स होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। अब आप खुद सोचें, अगर वहाँ पर गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनको बंद किया जाए तो जो उनके रेडिएटर के अंदर वाटर मौजूद होता है वो क्या कर जाएगा, फ्रीज़ कर जाएगा और गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल देते हैं जिससे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है, माइनस में बहुत डाउन हो जाता है।
मतलब पहले जो वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लग जाता है तो वाटर फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो अब उसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो हो चुका है। तो इसलिए सेम इसी तरह की ही एडाप्टेशंस प्लांट जो हैं वो लेके आते हैं अपने अंदर, कि अपने साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स लाते हैं वो, कि जो क्या कर देते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देते हैं। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तो ऑब्वियसली वाटर की जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो नहीं बनेगी। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं अपने आप को बचाते हैं आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से, रैपिड चिलिंग की वजह से। तो ये है एक उनकी बहुत ही ख़ास किस्म की एडेप्टेशन जो उनके अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा चेंज इन सॉल्यूट कंपोजिशन, ये जो हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर तो बस यही दो चीज़ें थी, हीट और कोल्ड के पास क्या उनकी कोल्ड और हीट में उनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, जो हमने डिटेल में देख ली हैं चीज़ें। अब एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो थर्मो रेगुलेशन होती है एनिमल के अंदर, वो दो तरह से हो रही होती है। एक होती है कि उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उससे ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा एनवायरनमेंट से हीट का भी एक्सचेंज होता है बॉडी के साथ। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और बाकी एनिमल्स की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें डिस्कस हुई हैं आपकी बुक में, कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ये हीट गेन और हीट लॉस पे ही डिपेंड करता है, कि कितनी हमारी बॉडी से हीट निकल रही है और कितनी बॉडी में आ रही है एनवायरनमेंट से। यही चीज़ डिटरमिन कर रही होती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। अब हीट के सोर्सेस आपको अच्छे से पता है, मेटाबॉलिक हीट हमने अभी बात की है बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल हीट है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, सनलाइट होती है या रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो हमारी बॉडी के ऊपर जो पड़ती है तो हीट ऑब्वियसली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें मोड्स ऑफ हीट लॉस के, हीट कैसे लॉस हो रही होती है, तो वो एवेपोरेशन के थ्रू होती है, कि जो वाटर हमारी हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, तो स्वेट जो है वो जब एवेपोरेट होता है, वाटर होता है ऑब्वियसली, वाटर जब एवेपोरेट होगा तो वो हमारी बॉडी से हीट लेकर जाता है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, हीट लॉस ही हो रही है। तो एक तो हीट लॉस होती है एवेपोरेशन से, स्वेटिंग से, और दूसरा हीट लॉस हो रही होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हमारी बॉडी से एमिट हो रही होती हैं। और टोटल अगर हम बॉडी की हीट की बात करें, नेट बॉडी हीट जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, दैट इज़ मेटाबॉलिक हीट प्लस एक्सटर्नल हीट गेन, कि हमारी बॉडी की टोटल हीट क्या होगी, जो हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, और दूसरा फैक्टर जो अभी हमने बात की भी है, कि जो एनवायरनमेंट से कितनी हीट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि ये टोटल बॉडी हीट होती है हमारी बॉडी की। सो आगे हम जाएंगे तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है, उसकी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई है टेम्परेचर की बेस पे। अब फर्स्ट टर्म है पिक्यूलोथर्म्स। पिक्यूलोथर्म्स क्या होते हैं? पिक्यूलोथर्म्स वो एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ ही फ्लक्चुएट हो रहा होता है। अगर सपोज़ करें सपोज़ करें एक वॉल है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये बॉडी वॉल है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और ये एनवायरनमेंट है। अब अगर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा 40। अगर टेम्परेचर बाहर हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं पिक्यूलोथर्म्स। अब इनके अंदर कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं? जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो मतलब बर्ड्स और मैमल्स से पहले वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तो ये सारे आ जाते हैं पिक्यूलोथर्म्स के अंदर। एक चीज़ इससे ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, एनिमल की क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, चैप्टर 10 आपने पढ़ा था, कि जो एवोल्यूशन की बात करें ना अगर हम, तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए थे, उनसे फिशेज़, उनसे एम्फीबियन, उनसे रेप्टाइल्स। तो मतलब अब देखें जो स्टार्ट वाले एनिमल्स थे ना, वो उनके पास यही अडेप्टेशन थी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक लेस एडवांस्ड एडेप्टेशन थी जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद थे। फिर रेप्टाइल्स से आगे एवॉल्व हुए थे बर्ड्स और मैमल्स, तो उनके अंदर ये चीज़ चेंज हुई थी। वो पिक्यूलोथर्म्स नहीं है, वो होमियोथर्म्स है। होमियोथर्म्स क्या होता है? अब होमो से आप इसको याद करने के लिए, होमो का क्या मतलब होता है? सेम, कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चाहे फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो इन एनिमल्स को बोलते हैं होमियोथर्म्स। तो एनिमल्स की दो क्लासेस की गई थी शुरू में, पिक्यूलोथर्म्स और होमियोथर्म्स। पिक्यूलोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता था,
बढ़ता या कम होता था, और होम्योथर्म्स का टेम्परेचर फिक्स रहता है, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। बाद में जो ये क्लासिफिकेशन थी थोड़ी चेंज की गई थी। हीट सोर्स की बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था। एक होते हैं एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। 3 तरह की कैटेगरीज बनाई गई थी। एंडोथर्म्स, बिल्कुल नाम से आइडिया हो रहा है, एंडो इनसाइड थर्म हीट, कि वो एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथर्म्स, और वो हीट इतनी होती है कि वो उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। इसमें बर्ड्स, मैमल्स और इंसेक्ट्स भी कुछ आ जाते हैं और कुछ फिशेस भी आ जाती हैं। फिर एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि ये वो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, बट वो इतनी नहीं होती कि उनकी बॉडी की जो डिमांड होती है वो पूरी कर सके, जैसे कि एंडोथर्म्स में था। और वो जो थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है वो भी इनकी बॉडी से लॉस हो जाती है। तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, कहाँ से लेंगे? वो एनवायरनमेंट से लेंगे। तो इस वजह से इनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स, कि एनवायरनमेंट से, बाहर से हीट को ले रहे हैं अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इनको इसके अंदर आ जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो एक्टोथर्म्स जो है ना, ये एक्चुअली पिक्यूलोथर्म्स की कैटेगरी में ही जाएंगे। जिस तरह पिक्यूलोथर्म्स का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ ही होता है, जितना एनवायरनमेंट में होगा उतना इनका होगा। तो यहाँ पे भी अगर एक्टोथर्म्स की बात करें ना, तो ये बॉडी अपनी जो हीट है बॉडी की वो कहाँ से लेते हैं? बॉडी की डिमांड जो है वो एनवायरनमेंट से पूरी करते हैं। अब एनवायरनमेंट में अगर हीट ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली गर्मियों के अंदर जैसे होता है, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट मिलेगी, और इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, बाहर कम हीट होगी, इनको भी कम हीट मिलेगी, टेम्परेचर इनका वैसा ही होगा जितना एनवायरनमेंट का है। तो ये पिक्यूलोथर्म्स में जाएंगे, और एंडोथर्म्स होते हैं ना, वो होम्योथर्म्स की कैटेगरी में जाएंगे। उसके अलावा हेटेरोथर्म्स होते हैं। ये कुछ ऐसे हैं एनिमल्स जिनके पास एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स वाली दोनों वाली कैरेक्टर्स मौजूद होती हैं। लाइक दे एग्जिबिट वेरिएबल एंडोथर्मी, मतलब में लोअर बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग टॉर्पर और हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब ये वो ड्यूरेशन होता है जब वो एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो आपको मेंढक जो है वो नज़र नहीं आते हैं, वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। तो हेटेरोथर्म्स वो होते हैं जिनके पास दोनों वाली कैरेक्टर्स मौजूद होती हैं। और वो कौन सी वाली कैरेक्टर्स हैं? इनकी कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि जो हेटेरोथर्म्स होते हैं वो बॉडी के जो अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके पास कौन सी वाली कैरेक्टर है? एंडोथर्म वाली कैरेक्टर है। हीट प्रोड्यूस करना ये उनको कौन से एनिमल्स से मिलाता है? एंडोथर्म से। बट हमने बात की थी कि जो एंडोथर्म्स होते हैं ना, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स रहता है, एक नैरो रेंज में रहता है, और ये कैरेक्टर इनके पास नहीं होती है। तो ये किसके साथ उनको मिला रही है? एक्टोथर्म्स के साथ। तो मतलब एक चीज़ हमने देखी कि ये एंडोथर्म्स के साथ उनको मिलाती है कौन सी कैरेक्टर्स? हेटेरोथर्म्स की। वो है कि इनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ये वाली कैरेक्टर, ये इसके अंदर सेम है हेटेरोथर्म्स और एंडोथर्म्स में। बट इसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है जो उसको मिलाता है एक्टोथर्म्स के साथ? वो है इनकी बॉडी का टेम्परेचर, कि वो एंडोथर्म्स की तरह एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फिक्स नहीं रहता है, बल्कि फ्लक्चुएट होता है एनवायरनमेंट के साथ साथ। इसके अंदर हमिंग बर्ड्स और बैट्स आ जाते हैं। यहाँ तक था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक सीखेंगे।